होगा उसको जरूर देखना। अगर वनडे टाइप की आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बैंकिंग, एसएससी वगैरह इनकी, या फिर आप लोगों से स्टेट पीसीएस में और यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उस वाले सेक्शन को आप लोग जरूर अच्छे से कवर किया करो, ठीक है। क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप चीजें होती हैं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है, आप लोग की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, किसी के साथ में बात करोगे तो आप लोग वो अच्छे से कर सकते हो। सो मतलब एक तरीके से ना, यूपीएससी गेम क्या है, यूपीएससी इसी चीज का तो गेम है, वो आप लोगों को एज ए पर्सन इंप्रूव करता है, आप लोगों की पूरी लाइफ में एक इंप्रूवमेंट लेकर आता है। तो यूपीएससी ऐसा नहीं कि बस एग्जाम की तैयारी है, एग्जाम की तैयारी कभी यूपीएससी है ही नहीं है, और एग्जाम कभी आप लोग उसको लेकर चलोगे तो कभी यूपीएससी में आप लोग ढंग से परफॉर्म कर ही नहीं पाओगे। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो काफी दिनों बाद चाचा भतीजा की फोटो आप लोगों को देखने को मिली, बात करेंगे काफी शानदार तरीके से। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई दिनों से सोच रहा था ये डिस्कस करना, थोड़ा पीछे रह गया था, पर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, आर्टिकल अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये है कौन, ये है नॉर्थ कोरिया के लीडर जिनका नाम है किम जोंग उन। मैंने एक शब्द बोला नॉर्थ कोरिया के लीडर, लीडर क्यों बोला, लीडर इसलिए बोला क्योंकि ये इंसान जो है, ये इंसान इलेक्टेड नेता नहीं है। यानी कि यहां पर नॉर्थ कोरिया है, अपनी कंट्री कंपेयर में आप लोग देखिए, ये कोई इलेक्टेड लीडर नहीं है कि यहाँ पर वोट देकर इसको चुना जाता है। पहले इसके दादा हुआ करते थे, फिर इसके पापा हुआ करते थे, अब ये हो गए। मतलब पैदा होता है ऐसी जगह भाई साहब, टेंशन ही खत्म, ठीक है ना, कोई एग्जाम देना ना कुछ करना, एक बार लीडर बन गए, अब भाई साहब आगे बच्चे भी लीडर ही बनेंगे उसी तरीके से। मतलब पूरा देश अपने ही कंट्रोल में है, अपने जैसे बाल कटाने हैं पूरा देश ऐसे ही बाल कटाएगा, अपने जैसी जिंदगी जीने पूरा देश ऐसी जिंदगी जिएगा। कई बार तो ये बोलते हैं नॉर्थ कोरिया में इतनी सख्त चीजें हैं कि वहां पर कोई घरों पे थोड़ा जोर से हंस भी नहीं सकता है। और अगर ग्रेविटी की बात करो नॉर्थ कोरिया में, तो ग्रेविटी ये है कि वहां पर अगर किसी ने कोई जुर्म कर दिया, मतलब मान के आज के डेट में आप लोग हैं नॉर्थ कोरिया के अंदर में, ठीक है, कौन जाना चाहेगा पहले तो ये बताओ। वहां पर अगर किसी ने कोई गलती कर दी, तो भाई साहब ये जो गलती है ना, इस गलती की सजा क्या हो सकती है मैक्सिमम, अगर किसी इंसान को दिए कि कोई ए इंसान है उसने कोई गलती कर दी, उसको फांसी की सजा दे दो, तो उसको खड़ा करके गोली मार दो, जिंदगी खत्म कर दो उसकी। मैक्सिमम चीजें हो सकती है ना, ना मुन्ना ना, यहाँ पर नेक्स्ट लेवल की चीजें होती है। यहाँ पर इस इंसान को तो सजा मिलती ही मिलती है, इसकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भी सजा मिलती है। यानी कि गलती कर गए बाबा दादा भाई साहब भुगत रहे हैं पोते और पड़पोते, तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसलिए यहाँ पर लोग जो है वो काफी डरते हैं गलतियां करने से, जो ये बोल देते हैं वही वहां पर संविधान और कानून बन जाता है। इतनी खतरनाक चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। और अब ये ऐसा देश है जो कि एक न्यूक्लियर पावर देश है, तो एक और सिचुएशन यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। ये न्यूक्लियर पावर देश जब से बन गया, दिक्कत क्या है, अभी ये न्यूज में क्यों आ गया, न्यूज में इसलिए आ गया कि काफी दिनों से इसे लग रहा था कि इंटरनेशनल मीडिया मेरे बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया, इतने दिनों से मेरे बारे में कोई खबर ही नहीं है मार्केट में, तो क्या किया जाए। तो इन भाई साहब ने क्या किया, यहाँ पर एक तरीके से मुझे लगता है कि कुछ ना मिले तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, लोग बात करें मेरे बारे में, इसलिए टाइम टू टाइम ये कुछ ना कुछ चुर्रेट छोड़ता रहता है, जोक्स छोड़ता रहता है। तो पहले तो इसने अभी यहाँ पर कुछ दिनों पहले अभी मिसाइल लॉन्च की गई थी, ठीक है, जो यहाँ पर ऊपर से उड़ते उड़ते गई थी यहाँ पर पड़ोसियों के। अभी यहाँ पर क्या किया, ये अपने वॉर प्लेन उड़ाकर जा रहा है, यानी कि अपने लड़ाकू हवाई जहाज उड़ाकर जा रहा है। तो इसके चलते यहाँ पर बेसिकली नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के साथ में यहाँ पर कुछ ऐसी हरकत देखी, उनके ऊपर से जो वार प्लेन उड़ा के लेके गया, यानी कि युद्ध जहाज, एक तरीके से युद्धवाहक या युद्ध पोतक जहाज आप लोग बोल सकते हैं। होता क्या बेसिकली, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की अगर थोड़ी सी मैं स्टोरी बताऊं तो आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। एक टाइम ऐसा हुआ करता था, ये एक पूरा एक पेनिसुलर है यहाँ पर, इसको कोरियन पेनिसुला आप लोग बोलते हैं, यानी कि कहने के लिए देखा जाए तो ये लटका हुआ छोटा सा एक ऐसा एक तरीके से देश होना चाहिए जो कि कंबाइन पूरा एक देश हो ऐसे, ठीक है, कि ऐसा एक देश है। पर लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नॉर्मली अगर हिस्ट्री आप लोग देखोगे तो कंडीशन कुछ ऐसी होगी कि यहाँ पर ये डिवीजन हो गया। डिवीजन कैसा हो गया, जो नीचे वाला पोर्शन है ये तो बेसिकली मैक्सिमम हर जगह एक चीज आप लोगों को नजर आएगी, जो रसिया और यूएसए का जो कोल्ड वॉर वाला टाइम है ना, उसका झलक आप लोगों को हर जगह देखने को मिलेगी। नीचे वाला पोर्शन जो है ये कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के उसमें आ गया। कैपिटलिस्ट मतलब जो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं पूंजीवादी टाइप के, जो कि यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस में काम करते हैं, प्राइवेट में काफी ज्यादा पावर होती है प्राइवेट के हाथ में, उस तरीके की दुनियादारी यहाँ पर देखने को लगी। और यहाँ पर ये कम्युनिस्ट दुनिया के अंडर में आ गया। कम्युनिस्ट मतलब गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ है, उस काइंड ऑफ आप लोग थोड़ा मोटा मोटे तौर पर समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब सीधा सीधा यहाँ पर ये हो गया कि आज की डेट में भी नॉर्थ कोरिया में कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं है कि जिसको ढंग से बता सके कि भाई उन्होंने ये अचीव कर लिया है। और साउथ कोरिया में इतने सारे डेवलपमेंट है कि आप लोग गिनते गिनते थक जाओगे। तो इतना डिफरेंस आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आज की डेट में ये लीडर रूल करते हैं और यहाँ पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रूलर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर अगर बात करें साउथ कोरिया की जो बड़ी बड़ी कंपनी है, तो आप लोग देखकर आज के डेट में हैरान रहोगे। जो कंपनी है, किसी एक कंपनी का नाम पता है साउथ कोरिया की कंपनी के बारे में अगर बोलूं, सीधा सीधा बोल सकते हैं सैमसंग। सैमसंग आज के डेट में आप लोगों को मैक्सिमम जो मार्केट में फोन आ रहे हैं, कोई आईफोन को टक्कर अगर कोई दे रहा है तो वह है सैमसंग का फोन। बाकी किसी एक कंपनी का नाम आप लोग बताएं यहाँ पर। तो जिस तरीके से अभी यहाँ पर आप लोगों को मैं बताऊंगा कुछ बातें जो कि आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो याद रखिएगा। तो नॉर्थ कोरिया के वहां पर सारी चीजें बिल्कुल ऐसी हैं कि कहीं ना कहीं एक तरीके से पुराने पैटर्न पर सारी चीजें चल रही हैं, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पर कुछ ज्यादा रहता नहीं है। कोविड-19 के टाइम पर मुझे लगता है शायद किसी इंसान को उसने दवाइयां दी होगी, ठीक है, इंजेक्शन देने की जरूरत नहीं है, जिसको इंजेक्शन चाहिए उसको गोली मार दो, ऐसी ऐसी हरकतें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में एक लाइन है जिसको 38 पैरेलल के नाम से जाना जाता है, जो कि इनको डिवाइड करती है। तो यानी कि जो प्योंगयांग है ये इसकी कैपिटल है नॉर्थ कोरिया की, और सियोल जो है यहाँ पर ये साउथ कोरिया की कैपिटल है। यहाँ पर अभी रिसेंटली इनके बीच में कुछ सलाह मशवरा कराने की बात की गई थी, किसके द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। तो कई सारी वार्ताएं यहाँ पर हुई, पर लेकिन रियलिटी ये रही कि फाइनल डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी अपने आप को पूरा समझदार समझ रहे थे, और ये तो अपने आप को समझते हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे थे कि पहले इनकी मिसाइल जो है वो खत्म कर दे,
तब इनके ऊपर से सैंक्शन हटाना स्टार्ट करें। ये बोल रहे थे कि पहले हमारे ऊपर से सैंक्शन हटाओ, उसके बाद में हम लोग थोड़ा सोचेंगे कि मिसाइल का क्या करना है, क्योंकि इनको पता है, इन्होंने हिस्ट्री देख रखी है कि यूएसए जो है वो कितनी गंदी पॉलिटिक्स करता है। ईरान देख लो आप लोग यहाँ पर, इसी के साथ में बहुत सारी कंट्री है आप लोग अगर आप लोग बात करेंगे तो बहुत सारी ऐसी गद्दाफी का जो हरकतें हुई थी ना, तो वो आप लोग समझ सकते हैं पुराने टाइम में, तो ऐसी हरकतें देख सकते हैं। वियतनाम के अंदर सिचुएशन यूएसए की देख सकते हैं, और रिसेंटली अभी अफगानिस्तान के अंदर आप लोग देखते हैं यहाँ पर क्या क्या कंडीशन इनके द्वारा की गई। यानी कि नॉर्थ कोरिया ओनली अब तक इसलिए बचा है क्योंकि वो एक जो है न्यूक्लियर पावर कंट्री है। अगर वो न्यूक्लियर पावर कंट्री न होता तो यूएसए उसको चबा जाता और डकार भी न लेता, इतनी चीजें बर्बाद वहां पर हो सकती थी। पर लेकिन ये एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बन गया, और ये बना कैसे, ऐसे थोड़ा ना अपना आप बन गया, कहीं ना कहीं इसके पीछे जब आप लोग हिस्ट्री देखेंगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है इसमें, यहाँ पर अगर बात करें इसको एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बनाने में। हमारी कंट्री में हम लोग न्यूक्लियर पावर किसकी वजह से बने, हमारे साइंटिस्ट की वजह से बने। हमारे साइंटिस्ट ने मेहनत कर कर हमारे देश को एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बनाया। पाकिस्तान की हिस्ट्री उठाकर देखोगे तो जो इनका न्यूक्लियर पितामह है उनके नाम पर एक चोर का धब्बा लगा हुआ है, क्योंकि उन्होंने वो टेक्नोलॉजी चोरी की और वो चोरी करने के बाद में दूसरों को बेच भी दी। उसमें से नॉर्थ कोरिया आप लोगों को एक देश देखने को मिलता है जिसको उसने यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी बेची ले जाकर। हिस्सा तो उसमें ईरान का भी था, पर ईरान जो है उसको ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाया और नॉर्थ कोरिया उसको करके ले गया। तो ये सिचुएशन समझ सकते हैं। जो अगर बात करें आज की डेट में जो ये नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, इसकी हिस्ट्री थोड़ा सा आप लोग उठाएंगे, कुछ तो मैंने आप लोगों को बता दी। वैसे मोटे मोटे तौर पर यहाँ पर ये माना जाता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है कोरियन पेनिनसुला के अंदर में, उसका रूट आप लोगों को देखने को मिलेगा जब जापानीज दुनिया में कोहराम मचा रहे थे। एक टाइम ऐसा था कि जापान के आगे थर 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 कांपती थी दुनिया। भाई साहब मजे मजे में यूएसए के पर्ल हार्बर पे अटैक करके चलाया। यूएसए को समझ में नहीं आया ये क्या हो गया, उसने तो बोला हम तो खेल भी नहीं रहे थे, हम तो लड़ाई में थे भी नहीं। उसकी वजह से यूएसए को फिर लड़ाई में आना पड़ गया। तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। आप लोग ये मानो कि इतना खतरनाक था कि चाइना, एक तरीके से चाइना को और रशिया को पीटा है इस कंट्री ने बहुत ही बुरी तरीके से, ठीक है। रशिया की पिटाई की इस देश ने, आप लोग इतना समझ सकते हो उस टाइम पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक ऐसा पावरफुल देश था, लोगों को ये लग रहा था एक बार तो हम हमारे देश में भी लगने लगा था आधे आधे लोगों को कि अगर कल को यूके छोड़ के चला गया, ऐसा ना हो कि जापान आकर वहां पर अपना एक तरीके से कब्जा जमा ले। और जापान का कब्जा बड़ा ही क्रूर टाइप का हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पर आज भी एक कॉन्सेप्ट जाकर पढ़ना आप लोग, कंफर्ट वुमेन। ये कॉन्सेप्ट जाकर जब आप लोग पढ़ोगे ना तो इसके बारे में आप लोगों को जापान की जो घिनौनी हिस्ट्री है उसके बारे में पता चलेगा। पर जितना गंदा इनका हिस्ट्री रही है उतनी ही अच्छी आज की डेट में कंट्री बन चुकी है। कहीं ना कहीं अगर देखो एक शांति प्रिय देश है यहाँ पर, और जब से यहाँ पर इनके ऊपर बॉम्ब गिराया गया तब से शांति आई, क्योंकि उन्हें कहते हैं कि सांप का फन काटना पड़ता है तभी वो शांति बैठता है। हिरोशिमा नागासाकी पर बॉम्ब गिराया गया यूएसए के द्वारा, जब पर्ल हार्बर में इनके द्वारा अटैक किया गया था, तब से लेके यहाँ पर ये शांति में बैठे हुए हैं, क्योंकि वो ऐसी त्रासदी देखी गई थी धरती पर, किसी को लग नहीं रहा था कि फ्यूचर में ऐसा कुछ होना चाहिए। तो तब से लेके जापान शांत है, और इतना शांत है जापान, तो अगर जापान के बारे में बात करूं कि आज तक भी जापान जो है, जापान के अंदर की अगर बात की जाए, आज तक भी जापान के अंदर में खुद की प्रॉपर फोर्स नहीं है अगर कोई अटैक करने लगे उनके ऊपर। तो शिंजो एबे इसी बात का वेट कर रहे थे कि किसी तरीके से यहाँ पर एक तरीके से फोर्स बनानी स्टार्ट करें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने बोल दिया कब तक तुम्हारा एक तरीके से ना बोझ उठाएंगे, कब कमाना स्टार्ट करोगे तो अपनी फौज बनाओ, अपने आप कमाओ। तो वह कंडीशन देखने को मिल रही थी। इसीलिए कहता हूं हिस्ट्री जब पढ़ोगे तो हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें आप लोगों को ऐसे जानने को मिलेगी, प्रेजेंट टाइम पर क्या हो रहा है वो हिस्ट्री में से निकल कर आएगा। तो जापान ने जब यहाँ पर पूरी हथकड़ी मचा रखी थी तो उसको हराने के लिए यहाँ पर जो भी ग्रुप थे यहाँ पर अलाइड ग्रुप, यानी कि उन्होंने मिलकर फिर जापान को पीटना स्टार्ट किया। और उस टाइम पर फिर यहाँ पर एक पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस होती है, इसको बोलते हैं याल्टा कॉन्फ्रेंस 1945 में। तो यहाँ से फिर चीजें जो होती हैं वो थोड़ी सेटल डाउन होना स्टार्ट होती है। और इसी के साथ में जो यूएसएसआर है, जिसको यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक बोलते हैं, उसने इन्वेड कर लिया यहाँ पर कोरिया को, कोरिया का नॉर्थ वाला पोर्सन, और नीचे वाला पोर्सन जो है वो फिर यूएसए के कंट्रोल में आ गया। और यहाँ से फिर ये डिवीजन स्टार्ट हो गया कि नॉर्थ कोरिया जो है वो कम्युनिस्ट बन गया और साउथ कोरिया जो है वो कैपिटलिस्ट बन गया। इसलिए कहता हूं कि मैक्सिमम चीजों की जो नींव है वो पड़ती है आप लोगों को नजर आएगी कोल्ड वॉर में, जो आज के टाइम में देखती है। डिवाइड कर दिया गया यहाँ पर 38 पैरेलल के द्वारा, और 1948 में रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसको साउथ कोरिया बोलते हैं, वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। उन्होंने तो रिपब्लिक कोरिया रख दिया, इन्होंने अपना नाम रख दिया डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। लोगों की सुनता नहीं है इंसान और बोलता है अपने आपको डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तो ये इस तरीके की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो फिर ये स्टेब्लिश हो गया, और तब से लेके अब तक का यहाँ पर इनके बीच में ये लाइन है। इवन ये भी माना जाता है कि इनकी जो वॉर है वो इतने लंबे समय तक यहाँ पर चल रही है एक तरीके से। कई सारे लोग ये कहते हैं दुनिया में सबसे लंबी वॉर है, क्योंकि उसको कभी पूर्ण विराम दिया ही नहीं गया कि हाँ अब ये लड़ाई खत्म हो गई है। और जैसे यहाँ पर ये डिवीजन देखने को मिल रहा है, ऐसे ही डिवीजन आप लोग कई जगह देखने को मिलते हैं। जैसे नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम में भी कुछ ऐसे ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये 17th पैरेलल, ठीक है, ये इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ही आप लोग यहाँ पर कुछ कुछ जो डिवीजन आप लोग यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। ये एक ऐसे यहाँ पर लेक ऑफ वुड्स आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रही है, और पॉइंट रॉबर्ट। तो यहाँ पर ये यूएसए के बीच में भी आप लोग कुछ कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ये है 49th पैरेलल, ठीक है, यूएसए और कनाडा के बीच में। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक रिवर है जो आप लोग देखते हैं, इसका नाम है यहाँ पर यालू रिवर, ठीक है।
तो ये कई बार क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो ये बिल्कुल ऊपर आप लोग देखते हैं, यहाँ पर यह रियालू रिवर मैप में आप लोगों को दिख रही होगी यहाँ पर। बाकी यहाँ पर ये पर्टिकुलर लोकेशन आप लोगों की समझ में आ गई। थोड़ा सा बेसिक भी यहाँ पर डाल दिया है कि कब किसके द्वारा इन्वेड किया गया, क्या क्या चीज देखने को मिल रही है, ताकि अगर आप लोग इसको जब रिवीजन करने बैठो तो हल्का सा आइडिया आप लोग के मन में इसको लेकर रहे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। जापान ने इन्वेड कर लिया, फिर वर्ल्ड वॉर 2 हुई। वर्ल्ड वॉर 2 होने के बाद में दो जगह डिवाइड हो गया, ऊपर नॉर्थ कोरिया चला गया, नीचे साउथ कोरिया चला गया। नॉर्थ कोरिया जो है वो कंट्रोल में आ गया किसके, वो आ गया रशिया के। साउथ कोरिया आ गया बेसिकली किसके, वो आ गया इसके यूएसए के। और यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर ये फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट 2006 में, आज की बात नहीं है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा 2006 में। ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली आज की डेट में ये एक तरीके से ऐसा देश है जो कि ज्यादा बॉर्डर वगैरह खोलता नहीं है। आप लोगों ने देखा नहीं होगा किसी को टूरिस्ट जो है नॉर्थ कोरिया में घूमने जा रहा है, ठीक है साउथ कोरिया में दुनिया जाती है, आप लोगों को मिल जाएगी। तो ये सिचुएशन है आज की डेट में। तो इसके बारे में कुछ बातें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नॉर्थ कोरिया बदतमीजी काट रहा है, साउथ कोरिया को टच करने की कोशिश कर रहे हैं। और रीजन ये, अगर साउथ कोरिया को टच कर रहा है तो इनडायरेक्ट वे में ये माना जाता है कि वो साउथ कोरिया को टच नहीं कर रहा है, वो यूएसए को टच कर रहा है। तो ये सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये माना जाता है कि क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी यूएसए ने ले रखी है यहाँ पर, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की इस लड़ाई में हमारी पोजीशन क्या रही, यानी कि इंडिया किसकी तरफ रहता है जब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की लड़ाई चलती है। अपनी पोजीशन अगर आप लोगों से कोई पूछे तो आप लोग उसके बारे में क्या बोलोगे, अगर कोई क्वेश्चन में पूछ ले क्या होगी पोजीशन, बताइए जरा, सोचो एक मिनट के लिए। जो बातें बताने जा रहा हूं थोड़ी सी बेसिक बातें और पता भी होना चाहिए किसी पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर आप लोगों को। सबसे पहले तो हमारी हमेशा हम लोग क्या है, हम लोग एक तरीके से महात्मा गांधी जी के एक पाथ पर चलने वाले पुजारी हम लोग। ठीक है, तो यानी कि हम लोग जो है एक तरीके से नॉन वायलेंस को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसलिए हम लोगों ने हमेशा क्या किया कि नॉर्थ कोरिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको हम लोगों ने हमेशा अपोज किया है कि हाँ भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। पर लेकिन जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में लड़ाई की बात आती है तो हम लोग न्यूट्रल रहते हैं। हम लोग ये नहीं कि हम लोग साउथ कोरिया के साथ में खड़े हो जाएं या फिर नॉर्थ कोरिया के साथ में खड़े हो जाओ। पर इतना इंटरेस्टिंग रोल हमारा रहा 1950 या फिर 53 में, अगर आप लोग बात करोगे पुराने टाइम में, हम लोगों ने साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में शांति को स्थापित करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। यानी कि सीज फायर एग्रीमेंट में काफी बड़ा रोल प्ले हमारे द्वारा किया गया दोनों कंट्री की साइड से, ताकि थोड़ी शांति रह सके। बाकी अगर बात करें, क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक क्लोज्ड कंट्री के तौर पर रहता है, पर लेकिन साउथ कोरिया जो है वो एक ओपन मार्केट के तौर पर है। तो साउथ कोरिया के रिलेशनशिप हमारे काफी एक तरीके से अपग्रेड हो चुके हैं आज के डेट में। साउथ कोरिया के साथ में काफी मेजर रोल हमारा रहता है, खासकर जब हम लोग बात करते हैं अपनी जो यहाँ पर लुकिश पॉलिसी की साइड में भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा काफी अच्छे लेवल पर साउथ कोरिया के साथ में हमारे रीजन है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर बात करें, हमारी जो लुकिश पॉलिसी है उसमें बहुत मेजर रोल प्ले करता है साउथ कोरिया, उसके साथ में काफी अच्छे रिलेशन है। और ऐसा नहीं कि नॉर्थ कोरिया के साथ में रिलेशन नहीं है। 47 ईयर एगो लगभग आप लोग देखते हैं कि साउथ कोरिया के साथ भी हम लोगों ने अपने रिलेशन स्टैब्लिश किए गए थे। पर हमारा मेन फोकस क्या था, आप लोगों को पता होगा, जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो हम लोग नए नए ताजे ताजे आजाद हुए थे। हम लोग यूके से अपना पीछा छुड़ा के आ रहे थे, 200 साल तक हमारे को बेसिकली हमारे ऊपर नाचे वो। अब हम लोग ऐसा नहीं चाह रहे थे कि फिर से हम लोग किसी के पछेड़े में पड़े, तो इसलिए नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में शांति के लिए हम लोगों ने बातें की हमेशा। दूसरा, हम लोग नॉन अलाइंग मूवमेंट को फॉलो करने वाले लोग थे। नॉन अलाइंग मूवमेंट क्या है यहाँ पर, जिसको नैम आप लोग बोलते हो। इसका मतलब ये था कि भाई साहब एक साइड में तो रसिया खड़ा हुआ है, एक साइड में बेसिकली यूएसए यानी कि अमेरिका खड़ा हुआ है। तुम भाई साहब लड़ लो जितना लड़ना है, पर हमको मत घसीटना कि तुम किसकी साइड हो, हम अपनी साइड है, हम तुम्हारी किसी की साइड नहीं है। तो नैम का कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से हम लोगों ने फॉलो किया काफी लंबे समय तक। अभी अभी क्वेश्चन भी पूछाते हैं कि नैम के बारे में आप क्या समझते हैं, क्या आज भी नैम को रिलेटेड है, तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब यूपीएससी पूछे तो ये समझ लेना कि वो जानना चाह रहा है कि आज नैम को कैसे आप लोग देखते हो। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी कभी नहीं होती है कि उसका कोई पर्पज ना हो। उस टाइम पर ये उसके पर्पज के लिए बनाई गई थी, किसी के साथ में नहीं बनना। आज की डेट में ये बहुत सारे मुद्दों पर काम कर रही है, क्लाइमेट चेंज को लेकर, टेररिज्म को लेकर। इन्होंने अपना अपना चेंज कर दिया पैटर्न, अब उस पर बातें करने लगी जब मुद्दा खत्म हो गया। ऐसा थोड़ा ना कि ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर दो। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो हम जो है एक बेसिकली नॉर्मल रिलेशन हमारे रहे, हमने ज्यादा इंटरफेयर नहीं किया किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए कि भाई साहब जैसा है तुम करते रहो, हम जो है अपनी लाइफ को अपने हिसाब से एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा पैटर्न है आप लोगों के सामने, जो डाउट नहीं होना चाहिए। अभी रिसेंटली क्वेश्चन भी पूछे आते हैं यहाँ से, अगर बात करूं पहले एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूं यहाँ पर जो काफी इंटरेस्टिंग है, इसको आप लोग अटेम्प्ट करना। इवेलुएट करना है इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक जो डायमेंशन है हमारी कंट्री की लुक ईस्ट पॉलिसी की। जब मैं शब्द बोलता हूं ना लुक ईस्ट, तो आप लोग ये देखो हमारी कंट्री हो गई यहाँ पर, ये तो हम लोग बोलते हैं ना नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं बेसिकली हमारी कंट्री का जो रीजन हो गया। तो इसका मतलब इस साइड में देखने की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। तो जब लुक ईस्ट की बात की जा रही है तो हम लोग इस साइड में देख रहे हैं, तो इन कंट्री के साथ में हमारे रिलेशन कैसे हैं। तो वो लुक ईस्ट जो है, जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पावर में आए, उन्होंने उसको एक्ट ईस्ट कर दिया, यानी कि अब देख बहुत लिया, अब काम कर लो। सिलेबस निहारे जा रहे हैं, सिलेबस निहारे जा रहे हैं, बहुत निहार लिया भाई साहब, अब थोड़ा सा बैठ के टॉपिक तैयार कर लो, थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। ऐसा क्या सिलेबस ही देखते रहोगे। तो यहाँ पर पहले जो बेसिकली लीडर थे उन्होंने सिलेबस तैयार कर दिया और यहाँ पर मोदी जी ने आके उसको इंप्लीमेंट कर दिया। अब एक्ट करने लगे उनके साथ में मिलकर, इसलिए इसको लुक ईस्ट से एक्टिस्ट बोलने लगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट जरूर करिएगा, बहुत सारे बच्चे अच्छे से आंसर देते हैं, आप लोग भी पार्टिसिपेट करना, काफी अच्छा लगेगा आप लोग को।